अल्लाह के नाम पे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आपने तो नब्ज़ पकड़ ली है। सिर्फ अर्जेंटीना गया है 22 टाइम, हमने तो 25 टाइम अप्लाई कर दिया। मगर शुक्र है आपने ये नहीं कि बेगर्स कांट बी चूजर। वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी तरक्की का राज ये है कि ये दूर की सोचते हैं। ट्रम्प टाइप एक और प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निक्सन, रिचर्ड निक्सन। उन्होंने बाढ़ के रख दिया प्रोग्राम। अगर आपके हुक्मरान क्रेडिबल हैं तो आंखें बंद करके लोग टैक्स पे करें। जो जो आईएमएफ में ना वोटिंग सिस्टम है, जब कोई डिसीजन मेक किया जाता है ना तो 85% वोट आपको चाहिए होते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो आप बादशाह जो मर्जी कराएं। बिलियंस डॉलर, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 बिलियन डॉलर इन पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है पाकिस्तान से। ठीक है, तो आम लोगों के कुछ लोग ऐसे हैं जो तो बहुत ही रिच हैं, कंट्री के पास कुछ नहीं, पर जब आईएमएफ पैसा देता है तो वो प्रेशर करता है जी कि आप ये सब्सिडी खत्म उनकी करें, पॉलिसी फॉलो करें। पॉलिसीज फॉलो। कि सिंस 2019 से लेकर अभी तक जो गैस की प्राइसेस हैं 804% इंक्रीज है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एके शो। आज हम बात करने लगे हैं आईएमएफ के बारे में। कुछ लोगों के लिए आईएमएफ एक लास्ट रिजॉर्ट है, एक लाइफलाइन है, और कुछ हल्कों का कहना है कि एक मुसीबत है जो कि एक मुश्किलात पैदा करती है बहुत सारी कंट्रीज के लिए। और इस टॉपिक की थोड़ी इंसाइट लेते हैं मेरे को होस्ट के साथ, अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम अलैकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। एक बहुत ही बड़ी फर्म है, बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। और कुछ बताइए, कुछ डिटेल्स दीजिए। अल्लाह के नाम पे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारी क्या जरूरत है, हम तो मांगने वालों में से हैं। तो स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट अल्लाह खैर करे। कि आपने तो नब्ज़ पकड़ ली है, मेरे जो दिल कहना रोक दिया आपने, मेरे खून की गर्दिश कम ज्यादा हो गई है, कम हो गई, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि अल्लाह माफ करे, जितनी हम इंसल्टेड नेशन है ना इस मामले में। मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि हमें आईएमएफ से इतना प्यार है, किसी और कंट्री को इतना प्यार नहीं है। अच्छा। सिर्फ अर्जेंटीना गया है 22 टाइम, हमने तो 25 टाइम अप्लाई कर दिया है एंड वी आर ऑन द नंबर 1 लिस्ट। अच्छा। 1950 से लेकर आज तक हमने 25वें टाइम पे इसको अप्लाई किया। तो आईएमएफ का जो वो उस पे आगे बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हालात तो बहुत खराब है। मगर शुक्र है आपने ये नहीं कि बेगर्स कांट बी चूजर। वेल, beggars can't be choosers, this is true actually। उसमें ये है कि अगर आपके पास आप इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। यू हैव टू लिसन अदर पीपल। जो पैसे देता है वो बातें भी अपनी सुनाता है। एनीवे, आईएमएफ क्या है ये? जब भी आप देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तरक्की का राज ये है कि ये दूर की सोचते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन हर तरफ डिस्ट्रक्शन थी, तबाही मची हुई थी, तो अभी वॉर चल रही थी, तो जो यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान किया कि चूंकि जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो ऑन गोइंग जो सिचुएशंस थी, जो जो वैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन थी करेंसीज की, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और फ्यूचर में जो जैसे वॉर बंद होती है तो उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन थी, जो तबाही मच गई है, उसको दोबारा तामीर करने के लिए उन मुल्कों के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, जी। जो कि ब्रेंटन वुड इन न्यू हैम्पशायर में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई 1944 में। तो इस कॉन्फ्रेंस को ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। यूएसए में, जी यूएसए में ये हुई थी। जी। अब जब यूनाइटेड नेशन ने एक कॉल किया इसको, तो 44 कंट्रीज ने इसमें स्टार्ट में पार्टिसिपेट किया। इसको अरेंज करने के लिए दो मेजर नेम जो आज तक हिस्ट्री में हैं, जिन्होंने इसमें काम किया, जो यूनाइटेड स्टेट्स से थे, जॉन सॉरी हैरी डेक्स्टर वाइट, जो अमेरिकन थे। उनका वो एक फाइनेंस, बेसिकली वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, और
यूएस ट्रेजरी से बिलोंग करते थे Right. वो, Yeah. हैरी डेक्स्टर वाइट, और एक यूके से थे, हिज नेम वाज जॉन मेनर्ड कीन्स। Yeah. तो ये भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। ये दो बंदे जो जो बेसिकली कोर हैं, जिन्होंने ये आईएमएफ को ऑर्गेनाइज करने में, सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने में कि कैसे ये काम करेंगे। तो इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में ये इन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया, और 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन दी, जैसे मैंने बोला। तो 3 वीक तक बड़ी जंगो जदल तरीके से गर्मा गर्मी। बड़ी गर्मा गर्मी बहस हुई Yeah. कि जी ये किया जाएगा, जैसे कैसे इसको पॉसिबल किया, क्यों वॉर चल रही। Yeah. नाजी जो थे वो तबाही मचाई हुई थी उन्होंने, Yeah. यानी कि ना, और जितनी अलाइड फोर्सेस थी वो कोशिश कर रही थी कि इस अजाब से जान छुड़ाई जाए। और पर उनको पता था कि जितनी बम्बार्डमेंट हो चुकी है, जितनी तबाही हो चुकी है, उस तबाही के बाद जब ये वॉर खत्म होगी तो इकोनॉमी जो है ना सब कंट्रीज की कोलैप्स हो चुकी होगी। तो यही रीजन है वेस्ट की कामयाब होने की, कि वेस्ट हमेशा दूर की प्लानिंग करता है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया था कि भाई जो ये जो पेमेंट्स की जो वैल्यूएशंस हैं करेंसीज की, इसको स्टेबल किया जाए, और फिर देखा जाए कि अभी बाद में हमने कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो इसको तो जी ये डिसाइड हो गया। आईएमएफ मार्च, वैसे तो 45 में ऑपरेशनल हुआ था, 44 में ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो कि 3 वीक्स तक चली, और आईएमएफ का आइडिया जो है ना लॉन्च किया गया। इसमें 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ जो था, एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया और एक आईएमएफ सेम टाइम पे ऑर्गेनाइज किए गए। आईएमएफ का एक्चुअली काम था बैलेंस पेमेंट, जिन कंट्रीज की प्रॉब्लम हो। शुरू में तो इनका ये काम था बेसिकली कि जो ओनली एट द मोमेंट फर्स्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया, तो उसमें सिर्फ जो वैल्यूएशन थी ना पेमेंट्स की, मनी एक्सचेंज मनी एक्सचेंज रेट्स, उसको कंट्रोल करना था। Yeah. और वर्ल्ड बैंक का काम था कि वो लेंडिंग करता आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जो तबाही मची हुई थी, बिल्डिंग ये वो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। यस, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के बाद दौरान basically. या Yeah. तो सो दे 2 डिफरेंट चीजों के साथ ये बहुत अदारे बनाए गए थे एक ही वक्त में, यानी कि मगर आजकल अगर आप देखा जाए तो जो आईएमएफ की जो ड्यूटीज है वो कुछ चेंज लग रही है। करेंसी पे तो मेरा ख्याल में इतना नहीं करे फोकस। वो कैसे चेंज हुआ आजकल, जैसे वो लोन दे रहे हैं इस सिलसिले में, वो कैसे इवॉल्व हुआ आईएमएफ? असल में एक बात मैं बताना भूल गया आपको, कि जब ये स्टैंडर्ड सेट किए गए थे ना, कि भाई डॉलर के अगेंस्ट करेंसी की वैल्यूएशन क्या होगी, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए। तो आप अंदाजा करेंगे कि अमेरिकन की पावर उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी। तो एक रूल्स सेट किए गए कि जो जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज हैं, उनकी वैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर रखी जाएगी, और डॉलर जो होगा वो 35, जो गोल्ड है, एक ऑन्स $35 का स्टैंडर्ड सेट किया, एक वैल्यू रखी गई। एक वैल्यू इकाई उसको बोल रहे हैं Yeah. आप, वो सेट की गई। सो एक ऑन्स गोल्ड जो था वो $35 का, और डॉलर की स्ट्रेंथ उससे बन गई, और उसके अगेंस्ट जो इंटरनेशनल करेंसीज थी उसकी वैल्यूएशन जो सेट की गई। तो हुआ क्या कि 1971 में एक प्रेसिडेंट ट्रम्प टाइप, एक और प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निक्सन, रिचर्ड निक्सन। उन्होंने बाढ़ के रख दिया प्रोग्राम। उन्होंने सब कुछ ठोक दिया। उन्होंने क्या किया जी, कि उन्होंने वो जो डॉलर अगेंस्ट गोल्ड की जो प्राइसिंग वैल्यू इकाई के तौर पे सेट स्टैंडर्ड थे, उसको एंड कर दिया। जैसे उसको उन्होंने एंड किया, तो वो जो हर चीज चेंज हो गई, कंप्लीट आईएमएफ रीशेप हो गया, रीशेप्ड हो गया। अब वो आईएमएफ में सिर्फ वैल्यूएशन नहीं रह गई, अब आईएमएफ के पास और भी चीजें आ गई। जैसे आईएमएफ जो था, वो जिस कंट्री को पैसे देता था, उसकी वो पॉलिसीज को सर्वेलेंस करता था, वो पॉलिसीज क्या बनाएंगी। लोन जिनको देता था, उन कंट्रीज को लोन देता था, जहाँ लोन देना शुरू कर दिया आईएमएफ ने, कि जो पेमेंट बैलेंस का जो डिफिसिट आता है, जैसे पेमेंट बैलेंस का जो इशू आता है जब आप किसी भी कंट्री में, तो वो उसके लिए एक टेम्पररी लोन इशू करने शुरू कर दिए। पहले सिर्फ करेंसी वैल्यूएशन का मसला था, फिर उन्होंने देखा कि 71 के बाद उनकी सिचुएशन चेंज हो गई है, तो उन्होंने बैलेंस पेमेंट जो कंट्रीज का प्रॉब्लम था उसको टेम्पररी लोन इशू किए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिसी एडवाइस देना शुरू कर दी हर कंट्री को, कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, और इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल। ओके,
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पैसा इन्वेस्ट देना शुरू किया बैंकिंग को। वैसे तो ये लैंडिंग ही थी जी उन कंट्रीज को कि भाई आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उनको इम्प्रूव करें, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिसमें बैंकिंग सिस्टम की इम्प्रूवमेंट थी, उसमें वो लोनिंग बोरिंग करते थे, जिससे ताकि वो उसकी आउटकम बेहतर हो सके। ठीक। जैसे आपने कहा अपने शुरू में कि पाकिस्तान ने 1950 में ज्वाइन किया आईएमएफ को, मेंबर बना पाकिस्तान, उसका एक्टिव मेंबर बना। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में आईएमएफ के होने की वजह से पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई? ओके, पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने जो 1950 में 11 जुलाई को 11 ज्वाइन जुलाई किया जी आईएमएफ को, और हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है आईएमएफ से, क्योंकि हम अर्जेंटीना के बाद, बल्कि हम अर्जेंटीना से भी पहले अब आ गए हैं, कि उन्होंने मेरे ख्याल में 22 टाइम अप्लाई किया, हमने ये अभी 2024 में 25 दफ़ा, ये हमारी 25th टर्म है। और इसमें मज़ेदार की बात ये है कि ये हर दफ़ा प्रोग्राम्स जो थे ये कंप्लीट नहीं हुए, जी कई दफ़ा ये इमेच्योर ही एंडेड कर दिए गए थे। उसकी वजह ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आईएमएफ अप्लाई करता है, वो सम टाइम हमारे पिछले जो हुक्मरान थे या कुछ हुक्मरान ऐसे थे कि वो उसको अप्लाई नहीं कर सके उन टर्म्स एंड कंडीशन को, तो वो प्री मेच्योर खत्म करना पड़ गया जो बोरिंग थी उनसे। जी तो बहरहाल अभी रिसेंटली इन्होंने अप्लाई किया है सितंबर 2024 में, फिफ्थ 25th टाइम। तो उसका क्या हुआ कि $1 बिलियन तो स्ट्रेट में दे दिया गया पाकिस्तान को, कि इकोनॉमी बहुत ही खतरनाक हालत तक नीचे चले गए थे पैसे। डिफॉल्ट के और अभी 37 वीक्स का प्लान हो रहा है, 37 मंथ सॉरी, जिसमें वो $6 बिलियन और देना दे, 7 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये जो नेक्स्ट 37 मंथ होंगे, इनके अंदर जो पॉलिसीज आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस कराई हैं, अगर हम उन कंडीशन को मीट करेंगे तो हमें फिर किस्तें जो हैं इसकी इंस्टॉलमेंट जारी की जाएंगी। ठीक तो इट्स नॉट सो इजी, ये मुश्किल वक्त आगे भी बहुत है। ये अब जैसे आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वॉशिंगटन डीसी में, इवन के वो बिल्कुल आमने सामने 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 एक ही रोड पे। जी। तो इससे तो एक चीज ये भी जाहिर होती है, और कि अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस होगा उनके ऊपर। तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस कैसे इस पे असरअंदाज होता है, आईएमएफ पे या वर्ल्ड बैंक पे? ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, जो पैसे देता है वो अपने हाथ भी दिखाता है। मसला ये है कि जो जो आईएमएफ में ना वोटिंग सिस्टम है, जब कोई डिसीजन मेक किया जाता है ना, तो 85% वोट आपको चाहिए होते हैं किसी डिसीजन को एक्सेप्ट करवाने अप्रूव के लिए, करवाने अप्रूव करवाने के लिए। अब अमेरिकन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ स्टेट्स हैं, जो अंडर 91 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स हैं आईएमएफ के, उसमें से तकरीबन 90 ने अभी तक हेल्प ली है इससे। एंड आपको बताऊं, मैं बात बनाना भूल गया कि इंडिया जो था ना फाउंडिंग मेंबर्स में था अच्छा आईएमएफ के शुरू शुरू में में। या उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान कंबाइन या थे। इस ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश तो वो पाकिस्तान भी, इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर में था इसके आईएमएफ के। तो होता क्या है कि जो 85% वोटिंग है ना, अब आपको मैं बोलूं कि अमेरिका के तकरीबन 117 बिलियन कंट्रीब्यूशन है उनकी, जो जो कोटा बेसिकली इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। या टू बिकम आईएमएफ मेंबर यू हैव टू सब्सक्राइब, जैसे हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन या करते हैं, और उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं, एनुअल पेमेंट्स या होती हैं। तो जीडीपी का कोटा देना पड़ता समथिंग है लाइक या दैट, समथिंग। 117 बिलियन डॉलर हाईएस्ट जो पेमेंट है ना इसकी आईएमएफ में है, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन है अमेरिका की। वो उसको 16% वोटिंग राइट्स देती है, अच्छा 85 में से। मेजर पावर है ये। या जब आप देखें चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पर चाइना को सिर्फ 6% है जो वो वोटिंग पावर वोटिंग पावर। तो इसलिए ट्विस्टिंग आर्म तो एक आम चीज है। अब अमेरिका के पास इतना पावर है, किसी चीज को वो वीटो कर देता है या किसी चीज को वो अप्रूव कर देता है, तो वो जाहिर है वो अपनी बात तो मनवाएगा ना पे। या और वो वैसे भी आप देखें कि आईएमएफ पे क्रिटिसिज्म तो होता है बीइंग ए बायस, और कुछ कुछ कंट्री को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज के लिए कंडीशंस बहुत हार्श कर देते हैं। मैं समझता हूँ ये कि ह्यूमन नेचर है, ये तो आप एक घर की फैमिली से लेकर चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे बैंकों तक ले जाएं, हर जगह पे ये प्रॉब्लम होगी। या आपके पास अगर पैसा है तो आप बादशाह जो मर्जी कराएं, बिल्कुल कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो या ये प्रॉब्लम है। आईएमएफ बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि उनकी जो पॉलिसीज है वो एक एक फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होती, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं। वो बहुत सारी चीजें आपको कहते हैं करने के लिए, बिजली के बिल बढ़ाओ, टैक्सेस लगाओ, टैक्स अम्ब्रेला को बड़ा करो, और देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स। वो एक मुल्क जिस मुल्क की हेल्प करते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही आती हैं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क आईएमएफ की साइकिल से कैसे निकल सकता है?
पहले तो मैं आपको बताऊं कि वो जो ऑर्डिनरी आदमी पर्सन जो है ना वो कैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। या सब हर चीज जो उस बंदे की डेली लाइफ में कंज्यूम होती है ना, जो वो करता है ना डेली, हर सिंगल चीज पे ना ये आईएमएफ की कंडीशन इम्पैक्ट करती हैं। और पाकिस्तान जैसे कंट्री पे तो बहुत ही इम्पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इतनी दफा हाईएस्ट नंबर पे अप्लाई किया है। या तो आईएमएफ को पाकिस्तान को एक इनसिक्योर इकोनॉमी के तौर पे देखता है आईएमएफ, तो इसलिए उनकी रिस्ट्रिक्शंस, वो ज़ाहिर पैसा देते हैं तो उन्होंने वापस भी लेना है। बिल्कुल पाकिस्तान के जो आम लोग हैं ना, पॉलिटिशियंस हैं या बाकी जो पावरफुल लोग हैं, उनके पास बिलियंस डॉलर, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 बिलियन डॉलर इन पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है पाकिस्तान से। ठीक है, तो आम लोगों के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो तो बहुत ही रिच है, कंट्री के पास कुछ नहीं है। या ठीक है, और जो कुछ है भी वो फॉरेन बोरोइंग है जो इनके पास है। तो मसला ये है कि जब आईएमएफ आपको देता है, बोरिंग करता है आपको, तो वो मेक श्योर करता है कि आप इस कैपेबल हो कि आप अपने आप को उठा सकें, आपका कंट्री इकोनॉमी को उठा सके, पब्लिक को नहीं। आप गौर करें, आईएमएफ का सिलसिला ऐसा है कि वो आपने पैसे वापस चाहिए उसको, या लेकिन वो ये चाहता है कि आप अपने अंदर जो खामियां उसको दूर करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। जब आप, अगर तो आपके जो रूलर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं सारी गवर्नमेंट को रन करने के, जी अगर तो वो रियली ऑनेस्ट है ना, तो वो अपने आप से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता, वो अपने आप से स्टार्ट नहीं करते, वो गरीब आदमी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या था। सबसे पहले तो आईएमएफ बोलेगा जी कि जब आप एक एक गरीब कंट्री है, तो हर हुक्मरान अच्छा जो होता है वो चाहता है कि भाई सब्सिडीज दी जाएं। लेट्स से यूटिलिटीज में सब्सिडीज, यूटिलिटी एवरी डे का गैस इलेक्ट्रिसिटी आपका एवरी डे का कंजम्पशन है उसका, जी हर गरीब आदमी भी इसको इस्तेमाल करता है, बेसिक नेसेसिटी बेसिक नेसेसिटीज में है। दैट्स इंटेग्रल पार्ट लाइफ है, इसको हर हाल में वो उसको इम्पेक्ट करेगा। तो अब चूंकि उसकी कंजम्पशन बहुत है, उसमें से रेवेन्यू इकट्ठा करना निस्बतन आसान है, तो आईएमएफ कहेगा जी कि जो आपने छूट दी हुई है ना, समटाइम ये होता है कि अगर आपको, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, सॉरी एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है कि जैसे 10% अगर अगर आपका एक यूनिट 50 रुपए का है, तो उसमें अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट समटाइम 70 रुपए पड़ रही होगी, तो गवर्नमेंट कहती है कि 20 रुपए आप हमसे ले लें, आप 50 रुपए दें। तो इस तरह इसको सब्सिडाइज करते हैं हर हुकूमत जो अपने लोगों के लिए। अब पाकिस्तान में कभी था, कभी होता है सब्सिडीज, कभी नहीं होती। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर जब आईएमएफ पैसा देता है तो वो प्रेशर करता है जी कि आप ये सब्सिडी खत्म उनकी करें, पॉलिसीज फॉलो करें पॉलिसीज फॉलो करें। या तो वो क्या होता है कि वो पुल आउट करते हैं उस या सब्सिडीज को। वो जब सब्सिडीज को पुल आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। जी ठीक है, एक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 2024 में, सॉरी पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, पता नहीं फाइनेंस है, उन्होंने 2024 में एक मीटिंग के दौरान एक्सेप्ट किया है कि सिंस 2019 से लेकर अभी तक जो गैस की प्राइसेस हैं 804% इंक्रीज हुई। वाह दैट इज बिकॉज ऑफ 2022 में भी इन्होंने आईएमएफ से ये बात की थी, तो वो 804%, और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस 110% इंक्रीज हुई हैं बिकॉज ऑफ आईएमएफ की सब्सिडीज जो है ना उसको विड्रॉ करने के लिए। जी तो जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी हर चीज महंगी होगी तो हर चीज महंगी हो हर जाएगी। चीज जब आपकी गैस महंगी होगी तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्ट्स जो रिलेटेड है वो महंगी हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट करेगा। जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अगर गैस से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो वो ज़ाहिर है वो पब्लिक से निकालेंगे, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें एक फ्यूल सब्सिडीज भी होती हैं। जी उसमें क्या होता है कि अगर आपको पेट्रोल की प्राइसेस बाहर से महंगा पड़ रहा है इंपोर्ट करने में, तो आप इसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडाइज कर देती है पर लीटर की प्राइस नीचे लाने के लिए। तो अब वो भी अगर आपने पुल आउट कर लिया तो प्राइस की, पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प आती है उसको सब्सिडी बोलते हैं, और वो समटाइम गवर्नमेंट पुल आउट कर लेती है, कि वो निकाल देती है, इसकी वजह से कि आईएमएफ की कंडीशन है कि भाई आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। बिल्कुल फिर टैक्सेशन बेस है। एक तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि बहुत थोड़े लोग टैक्स देते हैं। या ठीक है, तो जो टैक्स बेस है ना वो बहुत स्मॉल है पाकिस्तान की। और जो टैक्स लोग देते हैं, ये क्या करते हैं कि ये टैक्स को बढ़ा देते हैं।
रादर कि उसका स्कोप बनाए, बंदे ज्यादा उसके अंदर लेके आए, जो क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मेरे ख्याल में 10% लोग टैक्स देते हैं, शायद इससे भी कम। इससे भी तो वो इसका इम्पैक्ट है, बहुत बुरा इम्पैक्ट है। अब वो क्या करते हैं कि बजाय ये कि उसको टैक्स नेट को बढ़ाएं, वो जो लगा हुआ टैक्स उसी को बढ़ाते जाते हैं। तो फिर वो करप्ट सर्विसेज पर प्रैक्टिसेस भी आती हैं इसकी वजह से। तो टैक्सेशन बढ़ाने से और टैक्स नेट ना बढ़ाने से भी क्या होता है कि वो प्रॉब्लम आती है कि वो करप्शन इंक्रीज होती है, टैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है, महंगाई फिर बढ़ जाती है। तो इस तरह ये एक चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। अब पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, बेसिकली फार्मिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इकोनॉमी में सेक्टर है। मेन सेक्टर है। तो क्या ये किया इन्होंने कि इन्होंने जो फार्मर्स की इलेक्ट्रिसिटी को उनको स्पेशल सब्सिडीज होती थी, अगर वो ख़त्म कर दी आईएमएफ के कहने पे, तो और उनकी मशीनरी के ऊपर जो एग्जाम्पशंस थी टैक्सेस की, जो इंपोर्ट करते हैं वो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती है मशीनरी, उस पर ख़त्म कर दी, खाद वगैरह पे ख़त्म कर दी। तो वो प्राइसिंग ऊपर चली जाती है। फिर एक काम होता है कि जो फार्मर्स जब फसल बन जाती है तो वो गवर्नमेंट को बेचते हैं, तो गवर्नमेंट उसकी एक मिनिमम प्राइस सेट करती है जी। वो मिनिमम प्राइस जो है वो एक मिनिमम प्राइस होती है, उससे नीचे वो उससे किसान को फायदा होता है कि भी मैं बेफिक्र हो गया इतने की मेरा बिकेगा। अब आईएमएफ के प्रेशर की वजह से वो उसकी भी वो खत्म कर देती है मिनिमम प्राइस। तो कोई भी जैसे लगा दाव है, विच इज हमारे नेशन का एक एथिक्स ही बन गया है, जहाँ जिसका चलता है वो बेचारा चलाता है। तो इस तरह आईएमएफ की कंडीशंस बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती हैं जो जर्नल डेली लाइफ के ऊपर। अब आपने पूछा कि इसका हल क्या है। एग्जैक्टली है। इसका हल ये है कि लोन लेना बंद कर दें, कुछ गुड बाय हमें नहीं चाहिए। ये इससे बड़ा हल क्या है? ये सुनने में तो आसान लगता है मगर ये हकीकत में बहुत मुश्किल है। इसका हल ये है कि जी हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, राइट। आप जाएं, बस। इसका हल यही है। मगर हम और अगर आप इसका सही हल देखना चाहते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है। वो तो कोई भी पाकिस्तानी लीडर नहीं कर सका, और कोई करना भी चाहता था तो वो रहने नहीं दिया गया। ये तो अब ये मसला ये है कि इसके लिए इसका सोल्यूशन जो है उसके बड़े उसका एक बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। जी। सबसे पहले तो बात ये है कि जो आपके हुक्मरान पॉलिसीज बनाते हैं वो नेक दिली से कोशिश करें और ईमानदारी से कोशिश करें कि पाकिस्तान के रेवेन्यू बढ़ाया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और इस बात में कोई किसी की फेवर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। एक इंसान की क्रेडिबिलिटी जो है ना, टोटल सिस्टम ही चेंज कर देती है। अगर आपके हुक्मरान क्रेडिबल हैं तो आंखें बंद करके लोग टैक्स पे करेंगे। अगर आपके हुक्मरान क्रेडिबल हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हर बंदा कोशिश करेगा अपने वतन की मोहब्बत में कि वो जितना भी पार्टिसिपेट कर सके। उनको पता है कि हमारा पैसा महफूज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सम टाइम चैरिटीज होती हैं, जी। तो बंदा कहता है कि यार मैं इसको, हम चैरिटीज नहीं देते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये पैसे लगेंगे कि नहीं सही जगह पे, हम डायरेक्ट किसी को चैरिटी कर देते हैं रादर कि हम किसी अदारे को दें, क्योंकि उस अगर अदारे की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसे एग्जैक्टली जब आपने अपना पैसा किसी को देना होता है तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे एक बंदे का नाम लेना पड़ेगा। वो एक ऐसा बंदा है, इमरान खान। उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसकी जुबान पे लोगों ने पैसा दिया, सिर्फ क्रेडिबिलिटी है। वो बंदे के पर्सनल लाइफ में बहुत खामी है, वो जैसा भी है। मैं अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये आईएमएफ फाइनेंस का रिलेटेड है ना। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जुबान पे लोग समझेंगे यार ये बंदा पैसे के मामले में बेईमानी नहीं कर सकता। तो ये क्रेडिबिलिटी फर्स्ट चीज है जो अभी प्रेजेंट हुक्मरान है या कोई भी है उनको ये क्रेडिबिलिटी ब्रिंग करनी पड़ेगी। जो पहला मोटिवेशनल स्टेप होगा कि नेशन जो है वो आईएमएफ फ्री कंट्री की तरफ स्टेप आउट करे। मुझे तो वैसे इम्पॉसिबल ही लगता है ये, लेकिन चूंकि आज हमारा सब्जेक्ट है ये, जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। ईमानदारी और क्रेडिबिलिटी तो बहुत पहले है। अब वो ये नहीं पता कि ये हुकूमत उस पे जो पब्लिक है वो इस हुकूमत पे एतबार करेगी कि नहीं करेगी। मैं कौन होता हूँ इसमें कहने के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे इसके लिए जो
जो कि सॉल्यूशन के तौर पे जी, ज़रूर। हम पेश कर सकते हैं, चूँकि ये छोटे से शॉर्ट्स लिस्ट है मेरे पास। जी, बताइए। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ब्रॉडन द टैक्स बेस, आपको अपना टैक्स नेट बनाना पड़ेगा, जहाँ से आप ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें, ज़्यादा लोग शामिल हों टैक्सेशन के लिए। उसके बाद आपने इंक्रीज़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। Yeah. अब उसके लिए अगेन आपको सिस्टम ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट कलेक्शन बढ़ाएँगे, तो ऑब्वियसली नेट बढ़ेगा तो डायरेक्ट कलेक्शन भी बढ़ जाएगी साथ ही। और जिन लोगों से आप टैक्स ले रहे हैं, उनको ट्रांसपेरेंट वे ऑफ टैक्सेशन का दें, तो ऑटोमेटिकली टैक्सेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है? एग्ज़म्पशंस की जो एलीट्स की एग्ज़म्पशन है, वो ख़त्म कर दें। जैसे एलीट्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है उनको, गैस भी फ्री है उनको, टैक्सेशन भी एग्ज़म्प्ट है। इसको तो अदर वे राउंड होना चाहिए ना। जो ऑलरेडी इतने अमीर लोग Yeah, they हैं, have to pay more. उनको तो एग्ज़म्पशन तो होनी ही नहीं चाहिए किसी बिल्कुल। किस्म की भी। एग्ज़म्पशन तो वो तो ऑलरेडी Yeah, they can afford. दे कैन अफोर्ड इट। Yeah. एंड ये वैसे ये अमेजिंग है। मैं समझता हूँ कि कॉमन सेंस की बात है। Yeah. यू डोंट हैव टू बी आइंस्टाइन टू अंडरस्टैंड दैट Yeah. कि भाई आपके पास पैसा तो आपको एग्ज़म्पशन नहीं चाहिए। Yeah. जिनके पास नहीं पैसा उनको एग्ज़म्पशन Common चाहिए। sense की बात। और इमेजिन की बात है कि बिल्कुल अदर वे अराउंड है। मैं हैरान हूँ, इतने काबिल लोग हैं हमारे हुक्मरान। सर, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अदर वे अराउंड है। एब्सोल्युटली। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में टैक्सेशन डिजिटलाइज़ नहीं है। दुनिया के मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में अभी ये डिजिटलाइज़ है, ऑनलाइन सिस्टम है। आई थिंक जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उन्होंने कोशिश भी की थी टैक्सेशन को डिजिटलाइज़ करने की, पर वो तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खाबा यही है। जो टैक्स में जॉब में रेवेन्यू में काम करते हैं, वो तो टैक्स ऑफिसर बनने के लिए तो मैंने सुना है कि वहाँ बड़ी रिश्वत दी जाती थी पाकिस्तान में कि जी आप हमें टैक्स इंस्पेक्टर लगवा दें, जो भी पोस्टें हैं इनकी। Yeah. तो उसको देखें, डिलिबरेटली जानबूझ के उसको डिजिटलाइज नहीं किया गया ताकि टैक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी ना आए। अगर आप टैक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अगर मुझे पता चलेगा कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, आई कैन सी। अभी बाज़ कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, तो जब आप अपनी टैक्स कलेक्शन देते हैं ना, जब आप टैक्स पे करते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट या आपकी डायरेक्टर कंपनी के, तो आपका बजट जाता, जब आपकी टैक्सेशन जाती है, तो आपको लेट्स से एग्जांपल यूके की एग्जांपल लेते हैं, तो वो आपको एक, जैसे आप पे करते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम है उनका। आप जाके देखते हैं जी मैंने 5,000 टैक्स दिया है इस साल में, तो वो आपकी टैक्सेशन का ब्रेकडाउन देते हैं। उस ब्रेकडाउन में लिखा होता है 500 में से 400 एनएचएस को गया है, 300 स्कूल्स को गया है। तो पूरा 5,000 उन्होंने बताया होता है कि इतने-इतने पैसे इस सोशल और जो लोग कंट्रीज़ हैं, जो जो ज़रूरत के डिपार्टमेंट पब्लिक जो हुकूमत के अदारे हैं, जी। इतने-इतने पैसे उनको दिए गए हैं, आपके 5,000 इस तरह पूरा किया गया। आपका टैक्स कहाँ स्पेंड किया गया? कहाँ स्पेंड किया गया? ज़बरदस्त। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। Yeah. लेकिन वो हर एक बंदा अपना टैक्सेशन का जो स्पेंडिंग है, वो देख सकता चेक कर सकते चेक कर सकता है, ठीक है? तो ऐसा निज़ाम लेके आएँ कि डिजिटलाइज़ कर दें उसको। हैं। विदाउट एनी मिडलमैन, कोई कोई कुछ बंदा ही नहीं कोई होगा बंदा नहीं। मिडलमैन, तो ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बात सॉल्यूशन बता रहा हूँ Yeah. ना, अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो ये आप कर दें। एक मैंने लिखा था कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ख़त्म कर दें। हुकूमत का काम है कि जो जहाँ पे 10 गाड़ियों से काम ले रहे हैं, वो 5 गाड़ियों से काम लें, क्योंकि वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। चैरिटी को लेकर। जो चीज़ें, इसको कहते हैं लीन मैनेजमेंट, लीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप जो एक्स्ट्रा, जब आप गोश्त बनाने जाते हो तो कहते हैं यार चर्बी उतार दो। Yeah. वो चर्बी जो है वो बेसिकली उतार दें। नॉन वो नॉन लीन है, उसको लीन लीन करें, कर दें। क्लीन करें उसको, ठीक है? तो उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, रिफॉर्म स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, Yeah. उसमें आप जैसे अब अभी देखें, अमेरिका ने एक अदारा बनाया था डोज। Yeah. तो उसमें जो एक एडिशनल भर्ती हुए थे लोग, ये इलन मस्क ने ही उसको ये ऐड हेड किया ऐड था, किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जी कि बिल्कुल। जी जॉब कट्स की थी और काफ़ी जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स थे डिपार्टमेंट्स के, Yeah. उसको कट करने के लिए। तो आप जो आपकी इंटरप्राइजेज हैं, जो गवर्नमेंट रन बिजनेसेस हैं, जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आप अपनी जो आपकी स्पेंडिंग है, उसको लीन करें, उसको लेके आएँ अपने कंट्रोल के अंदर। जी। फिर मैंने लिखा कि जो आपके अदारे, ये वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट कर भी रही है, जो आपके अदारे लॉसेस कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर दें। Yeah. अब ये बड़ा एक एक सिस्टम है कि आप प्राइवेटाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी आप बायस हैं।
या उसमें भी आप नेपोटिज्म है, आप किसी को फेवर दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ओपन मार्केट में आप किसी चीज़ को सेल करें, मेरिट बेस पे। मेरिट बेस पे प्राइस हाई रखें और आप उसको बिकने दें। जो पैसा इकट्ठा करें, वो आपके खजाने में जाएगा। तो फिर जो मैंने स्ट्रेंथन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो वही बात है जो पब्लिक के अंडर रन जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करें। कहीं पे फ्यूल कंजम्पशन है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जितने भी अदारे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे जो चीज़ कट की जा सकती है, उसके लिए आप एक स्पेशल आप इंस्पेक्टर्स बना सकते हैं डिपार्टमेंट में, जिनका काम हो कि भी इनको टारगेट दिए जाएँ कि जी ये मेरी फ़र्ज़ करें ये मेरा स्कूल्स हैं, इनके 20,000 का बिल आ रहा है तो मुझे 15,000 बिल करके दो। तो वो देखें कि उसमें कैसे कट, एक्सपर्ट पीपल रखे जा सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। सर्कुलर डेट्स जो है एनर्जी सेक्टर के, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें भी पीपीआई वगैरह और ये आईपीस वो चार्ज करते आईपीएस हैं वगैरह मिलियंस ऑफ और रुपीस उसमें वो अदारे वो एजेंसीज भी ले रही हैं पैसे जो Yeah. काम नहीं कर रहे, Yeah. प्रोडक्ट प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे। इवन मैंने सुना इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है और Yeah. यूज नहीं हो रही, पब्लिक में यूज नहीं हो रही, लेकिन वो जनरेट करे तो वो चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं Yeah, क्योंकि without वो using- बाहर काम without- कर रहे हैं, without इन्होंने usage. कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। Yeah, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ज्यादती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, ये हैं ही इस तरह के थे कि इसमें पब्लिक का कोई चक्कर नहीं है। Yeah. उन लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट देने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बड़े प्रोमिनेंट बंदे हैं जिनके पास है, जिनके पास ये है। तो इन्वेस्ट करें इन रिन्यूएबल एनर्जी में, इन्वेस्ट करें और या सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करें, उसमें एक्सपेंस कम हो जाएंगे आपके Yeah. और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एफिशिएंट करें। आप उसमें उसकी चोरी को पकड़ें, गुंडाबाजी। ये हर जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आप कोई एक इंस्पेक्टर्स बना सकते हैं जो उस चीज़ के जिनको टारगेट्स दिए जाएं कि भई आपने ये करना है। जी। जो एक्सपोर्ट्स हैं डाइवर्सिफाई करें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सपोर्ट्स को जो आप एक्सपोर्ट्स कुछ चीज़ें आप जिसमें लो हैं उसको सब्सिडाइज करें ताकि वो उठाया जा सके एक्सपोर्ट्स को, और जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे उनको एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड पे लेके आएं, और ओपन मार्केट में ऑनेस्टी के साथ करें, उसको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं अपनी को। ट्रेड जो ट्रेड पार्टनरशिप्स हैं इंटरनेशनली, उसको अब आप चाइना को देखें, चाइना ने क्या किया है, चाइना ने हर जगह एक्सपोर्ट कर दिया अपने आप को, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव की है, स्टैंडर्ड बेटर की है। हालांकि मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे तो कुछ अगर हांगकांग से आता था तो, या सिंगापुर से आता था या जापान से आता था तो उसकी बड़ी वैल्यू होती थी, Yeah. और चाइना से जो आता था वो कहते यार ये तो चाइना का माल चाइना है। का। इट्स नॉट, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अभी जापान को लाले पड़े हुए हैं, Yeah. चाइना की वजह से जापान को हिट हो रहा है बहुत। हालांकि जापान दुनिया की सबसे नोबल जो नेशन है वो जापानीज है, क्रेडिबल नेशन समझेंगे। हमारा दूसरा एंड वो है, जैसे पाकिस्तान उस एंड पे है ना, Yeah. दूसरे एंड के नंबर 1 जापानीज हैं। जो आप बोलते हैं, जो वो कहते हैं वो करते वो हैं। करते हैं। आप उनसे आंखें बंद करके चीज खरीद सकते हैं अगर आप दूसरे कंट्री में भी हैं। तो जापानीज नोबल क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी है कि वो आपसे जो बात करेंगे। हमने एक दफ़ा गाड़ी इंपोर्ट की, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, हमने देखा भी नहीं, जो हमने उसने लिस्ट किया हुआ था उस गाड़ी को, जब गाड़ी अराइव हुई, तो वो गाड़ी उससे बेहतर थी। ये है नोबल ब्लाइंड ट्रस्ट, हमने पैसे ट्रांसफर किए। ऑनेस्टी। अब ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। Yeah. आपके सामने गाड़ी होगी ना, आप बाय कर रहे होंगे तो वो आपको खतरा ही होगा, ये बंदा झूठ बोल रहा है। Yeah. वो बेचारा सही भी कह रहा होगा। तो एक जो मोरालिटी बिलीव है, करना मुश्किल है। एथिकल और एथिक्स जो मोरालिटी है हमारी नेशन की, वो खत्म हो चुकी है। Yeah. तो अपनी जो एक्सपैंड ट्रेड पार्टनरशिप का मतलब है कि अपने जो ट्रेड आप कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, अपनी पार्टनरशिप्स को बढ़ाएं और अपना जो इत्तेमाद कायम करें उसके ऊपर। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जैसे हम पहले कभी जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ यंग पीपल, एंड मोस्ट ऑफ द यंग पीपल एक्चुअली दे आर अवेयर ऑफ द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक वो वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बच्चे अपनी एक्सपर्टीज आईटी की अपनी स्किल्स सेल करते हैं, तो उसको प्रमोट करें। हुकूमत को चाहिए, मेरे ख्याल में लास्ट गवर्नमेंट में कुछ आईटी में किया भी था, जी। Yeah. मिनिस्ट्री कोई Yeah. बनाई थी स्टार्टअप्स और ये स्टार्टअप्स के सारे लिए मिलके। उन्होंने कुछ किया था। जी बिल्कुल। तो आईटी सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को इम्प्रूव करें, और ये पाकिस्तान के रेवेन्यू में बहुत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा
जो Asset. एसेट है ना वो पाकिस्तान के यूथ है। 60%. यो जो 60% यूथ है उसको आप उसको उसके हाथ में आप दें इंफॉर्मेशन, Yeah. कुछ रिसोर्सेज दें, वो आपको पाकिस्तान की किस्मत चेंज करके दिखाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने किया कि जो रेगुलेशंस है ना, अगर आपने कोई बिजनेस करना है ना, तो पाकिस्तान में इतने सख्त रेगुलेशंस हैं उसके, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो वैसे ही डरता है। अब मुझे नहीं पता, ये बातें सुनी सुनाई बातें हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब पुराने वक्तों में भी कोई पाकिस्तान में आके बिजनेस करना चाहता था, मुझे याद है कि 90s में और 90s के बाद जब ये वेस्टर्न कंट्रीज थे जो कॉल आउट्स थे, वो कंट्री से बाहर इन्होंने ढूंढना शुरू किए थे, तो पाकिस्तान को भी चूज किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज थी वो कमीशन मांगती थी लाइसेंस देने के लिए। यानी कॉल आउट से मुराद के कॉलिंग सेंटर्स बनाए जा रहे थे। वेस्टर्न कंट्रीज जो थे ना, वो साउथ एशियन कंट्रीज में लो कॉस्ट लेबर के तौर पे कॉलिंग सेंटर्स बना रहे थे। तो पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज थी वो तो कमीशन ही बहुत मांगती थी। तो इंडिया ने ओपन कर दिए डोर अपने, कितना कॉल सेंटर वहां Yeah. पर भी है। ठीक है, तो इस तरह आप जो सिंप्लीफाई करें रेगुलेशंस बिजनेस के, ताकि इंटरनल बिजनेसेस और इंटरनेशनल बिजनेस आके आपको आपकी कंट्री में बिजनेस कर सकें। Double. उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, Yeah. That's very और ये भी important. वैसे मैंने सुना था ये नारा भी लास्ट खान साहब ने ये बड़ी लास्ट बड़ी गवर्नमेंट में दफा था, ये दोहराया था ये ईज ऑफ word. डूइंग बिजनेस, मैंने वहां से सुना था ये। उनके टाइम में ये बहुत Yeah, सुनने में ये आया। भी पार्ट ऑफ उसी का है कि Yeah. सिंपलीफाई करना बिजनेस रेगुलेशंस को, जी. ताकि अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आई अप्रिशिएट कि इस गवर्नमेंट ने भी अभी एक लिए हमने प्रोग्राम भी किया था उसके ऊपर, फिर वो क्रिप्टो का इन्होंने अनाउंस हाँ किया जी, है। हाँ तो बिल्कुल. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है कि भाई चलें और पाकिस्तान को ऐसा कंट्री बनाएं कि लोग इतमाद कर सकें, आके पैसा लगाएं और अपना बिजनेस यहाँ पे करें। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है बड़ी मार्केट पाकिस्तान, है. वो बड़ी मार्केट है, आपको लोगों को इतमाद देना पड़ेगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली सेटलमेंट हो जाए, तो पाकिस्तानी बिलियनर्स बैठे हैं बाहर, वो ही आके यहाँ पे हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉरेनर्स तो आएंगे ही आएंगे, जब अपने लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करते फॉरेनर्स कहाँ से आएंगे? बिल्कुल. तो ये चक्कर है। अ, उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट स्किल प्रोग्राम स्टार्ट करे अपने लोगों के लिए, वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करे अपने लोगों के लिए, डिफरेंट अदारों में फ्री कोर्सेज कराए जाएं, एजुकेशन इंप्रूव की जाए, स्किलफुल पॉपुलेशन तैयार की जाए, जी. ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कंट्री जो है ना, ये मैं आपको वो तमाम चीज़ें बता रहा हूँ जिससे पाकिस्तान का आईएमएफ से जान छूटने का चांस है। जी. इस सब कुछ करने के लिए आपके पास विल और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये हुकूमत ने खुद फैसला करना है कि इसके पास क्रेडिबिलिटी है, मे बी विल तो होगी, पर मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी शायद नहीं है। ये जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली तो पहले होना चाहिए था, वो है रूल ऑफ लॉ। जी. अगर पाकिस्तान ने आईएमएफ से बाहर निकलना है, तो रूल ऑफ लॉ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जस्टिस सिस्टम, वो ऑर्डिनरी लाइफ में भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी, रूलिंग में भी, हर चीज़ में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी कंट्री को इस आईएमएफ से निजात दिलाई जाए, क्योंकि अगर आप आईएमएफ को नहीं छोड़ेंगे तो आपका आर्म ट्विस्ट रहेगा, वो आपसे अपनी मर्जी के काम करवाते रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडियन गवर्नमेंट रशिया के साथ ट्रेड कर रही है वाइल इज पार्टनरिंग टू द अमेरिकन। कैसी बात है कि अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, तो वो इसलिए सिर्फ कि वो उनके पास एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो नेक नीति के साथ इस पे काम करेगी, और इंशाल्लाह एक दफ़ा हम एटलीस्ट आईएमएफ से हमारी जान छूट जाएगी और आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा इंसाइट दिया आपने. बहुत शुक्रिया आपका भी और नाजरीन को भी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके देखने का. तो जैसे अगर आप पाकिस्तानी, तो आपने सुना होगा कि हर पैदा होने वाला पाकिस्तानी 2 लाख कर्जे में मकरूज होता है. तो इससे निकलने का हल तो गवर्नमेंट के पास ही हो सकता है. तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपना जो एक क्रेडिबिलिटी है, अपना एक कॉन्फिडेंस है अवाम में, वो बहाल करेगी, ताकि अवाम उनको टैक्स दें और हम आईएमएफ के चंगुल से निकल सकें. बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का. अल्लाह